हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और फ्रेंड्स, अभी हम लोग बात करने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के। बिना कोई समय गंवाए सीधे मुद्दे की बात करूंगा। जिनको फिजिकल क्लास करना है वो व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन लिस्ट में है। और जो मटेरियल चाहिए आपको आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप बिहार जुडिशियल सर्विस के लिए स्पेशली या एपीओ के लिए, तो आप ना यहाँ पर सीधे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और उसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हो, या आप कॉल भी कर सकते हो सीधे और उस पर बात कर सकते हो। चलिए फिलहाल बात करते हैं हम लोग प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की। देखो, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में क्या क्या चीजें यहाँ पर कवर करती है। थोड़ा मैं फास्ट जाऊंगा ताकि आपकी एनर्जी इतनी, आपको एनर्जी इस तरीके से लगा करके फास्ट मोड में ही लिखना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, यू डोंट हैव वेरी मच टाइम। तो आप ज्यादा समय नहीं है कि आप बहुत ज्यादा तैयारी कर सकते हो इन डेप्थ। तो जितना हो सकता है, जितनी चीजें आप समझ सकते हो, उतनी चीजों को आपने लेकर के दिमाग में फिट कर लेना है। बस उतना उतना कंटेंट मटेरियल रख लो जिससे कि आपका एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर लो। बाकी तो चीजें हैं वो आप करोगे। बाकी आपको कैलेंडर बताइए, टेंटेटिव कैलेंडर भी आ चुका है बीपीएससी का। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या मैं करता हूँ, शेयर करता हूँ स्क्रीन आपको। ये रही हमारी स्क्रीन। ये मैंने यहाँ से स्क्रीन हटा देनी है। अब यहाँ से शुरुआत करेंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की। देखो क्या है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है। देखिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का है। और इसमें आप देखोगे तो यहाँ से आप देखना शुरू करो सेक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं आपको खुद दिखा देता हूं मैं। देखिए, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 31 है, लेकिन यहाँ 30 तक ही है। तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं, 30। इसके अलावा चैप्टर कितने दिख रहे हैं, तो 1 2 3 4 5। 4 के बाद देखो 5 नहीं है, 4A है, उसके बाद 5 है, उसके बाद मामला खत्म। यानी टोटल नंबर ऑफ चैप्टर ऐसे कहोगे तो 6 है। काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर नंबरिंग के हिसाब से बात करोगे तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर यहाँ पर कितने हैं, 5 ही हैं। दैट्स इट, 5 से ज्यादा चैप्टर नहीं है। ओके। अब हमारे लिए क्या है, तो यहाँ पर आपको दो चीजें दिख गई, ठीक है। अब यहाँ देखिए सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें एक्ट नंबर कितना है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का। एक्ट नंबर है 49 1988। इसके अलावा देखो, ये जो डेट होती है ना, मैं बार बार बताता हूँ, ये एसेंट की डेट होती है। ये वो डेट होती है जिस तारीख को राष्ट्रपति महोदय ने इस पर सिग्नेचर किए थे, उस डेट को हम यहाँ पर कहते हैं लिखा हुआ होता है, और यही डेट है वो एसेंट की डेट होती है। ओके, चलिए। अब एक चीज और याद रखिएगा यहाँ पर, छोटी सी चीज, कि 1950 1950 के पहले अगर की बात करेंगे तो 1950 के पहले जो हमारे यहाँ भारत देश के अंदर राष्ट्रपति नहीं हुआ करते थे, राष्ट्रपति का पद नहीं बना था, ऑफिस नहीं बनी थी, पोस्ट नहीं बना था, तब गवर्नर जनरल के थ्रू, जो भारत गुलाम था, तब गवर्नर जनरल के थ्रू क्या होते थे, कानून बनाए जाते थे, यानी उस पर एसेंट मिलते थे। और जब से ही भारत आजाद हो गया, जब से राष्ट्रपति का पोस्ट क्रिएट हो गया, पद बन गया, तब उस समय से राष्ट्रपति जो है किसी भी कानून के लिए एसेंट देते हैं। सीधी सी बात है। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, देखो क्या है। सबसे पहले देखो, इसमें सबसे फेमस जो क्वेश्चन बनने वाला है ना, सबसे फेमस एक क्वेश्चन बनता है कि भाई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। ये तो चलो थियोरेटिकल पार्ट है, थोड़ा उसमें अलग कहानी बना सकते हो आप। लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है ना, वो आता है कि डिफाइन पब्लिक सर्वेंट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि पब्लिक सर्वेंट टर्म को डिफाइन कीजिए। देखिए, तो पब्लिक सर्वेंट टर्म का जो डेफिनेशन दिया गया है ना, वो सेक्शन 2 के अंदर ही दिया गया है, 2C के अंदर। तो यानी कहां पर दिया गया है, सेक्शन 2C के अंदर पब्लिक सर्वेंट टर्म को डिफाइन किया गया है। ठीक है, ध्यान से देखना, पब्लिक सर्वेंट टर्म को डिफाइन किया गया है। तो पब्लिक सर्वेंट टर्म को जो डिफाइन किया गया, इसका देखो, कभी भी डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं ना, तो नॉर्मली क्या करते हैं, सीधा यहाँ से उठा लिया, यहाँ से उठा लिया, यहाँ से उठा लिया, पढ़ना शुरू कर दिया। नो, नॉट एट ऑल। इसकी पूरी बात को पढ़ो। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा, इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। अगर अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स का मतलब है कि अगर प्रसंग बदल गया तो इसके मीनिंग भी बदल जाएंगे। तो अगर प्रसंग नहीं बदला है, जब तक कि प्रसंग नहीं बदलता है, तब तक उसका मीनिंग वही होगा जो यहाँ पर दिया हुआ है। यानी अगर कंटेक्स्ट चेंज हो जाएगा तो इन सब वर्ड्स का मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर कंटेक्स्ट नहीं चेंज होगा तो उन वर्ड्स का मीनिंग वही रहेगा जो आपको पीसी एक्ट के अंदर दिया हुआ है। तो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या टर्म आपको याद रखना है, पब्लिक सर्वेंट। देखो, पब्लिक सर्वेंट कहते हैं किसको है, सिंपल समझिए। पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन ना आईपीसी में भी दी गई है। तो खैर फिलहाल आईपीसी की बात हम नहीं करेंगे, हम लोग सीधे सीधे बात करने वाले हैं किसकी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की। तो इसमें देखो 12 कैटेगरी बना रखा है। देयर आर 12 टाइप्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट, या 12 कैटेगरी बना रखी है पब्लिक सर्वेंट की। आपको मैं दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। के बाद आपको मिल गया एक्सप्लेनेशन, और यहाँ है डी। ओके, तो टोटल 2D तक है, यानी 2D हमारे लिए क्या है, 12 तक। तो देखिए 12 तक, अब यही चीज जो है ना अपने को दिमाग खाती है, यार ये 12 जो कैटेगरी है इसको याद कैसे रखना है। देखिए भाई, एक बार बहुत सीधी सी बात बताता हूँ, अगर पॉसिबल है आपके लिए, बहुत से लोग ऐसा करते हैं और कर रहे हैं और कर सकते हैं,
तो अगर आपके लिए पॉसिबल है, आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो, तो एज फार एज पॉसिबल इन चीजों को मतलब एक सीक्वेंस में रखने की कोशिश करो, ताकि लगे एग्जामिनर जो चेक कर रहा है आपकी कॉपी, उसको लगे कि नहीं इस बंदे को पूरा लीगल टर्मिनोलॉजी में लीगल वे के साथ आंसर लिख सकता है, ये उसको लगना चाहिए। ये नहीं कि आपने बस अपनी कहानी लिख दी, अपनी लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दिया। दिस इज नॉट द वे टू राइट द एग्जामिनेशन। ओके, चलिए अब जरा समझते हैं फटाफट क्या होता है पब्लिक सर्वेंट। देखो देखो, पब्लिक सर्वेंट का मतलब सबसे पहले मैं सिंपल बता दूं, पब्लिक का मतलब होता है हिंदी में लोक, और सर्वेंट का मतलब होता है नौकर। नौकर तो भैया नौकर ही होगा ना, पब्लिक सर्वेंट होता है। तो लोक सेवक हिंदी में बोलते हैं सेवक, तो लोक सेवक। बस फर्क क्या होता है ना कि सरकार के नौकर होते हैं तो कहते हैं भाई सरकार के नौकर, अरे भाई हो क्या, नौकरी तो हो, लेकिन सरकार के नौकर, अरे सरकार के नौकर बड़ी वाली बात हो गई, सरकार के नौकर हैं हम सरकार के नौकर हैं, किसी प्राइवेट घर वालों के नौकर नहीं है, कंपनी के नौकर नहीं है। बट ट्रीटमेंट वही मिलेगा जो सरकार के साथ मिलता है, वही थोड़ी सी फैसिलिटी ज्यादा मिल जाती है, बस इतनी सी बात होती है। लगता है कि हाँ भाई बाप रे इतनी ज्यादा फैसिलिटी मिल गई। खैर मुद्दे की बात करो, देखो तो कोई भी पर्सन अगर जो भारत के अंदर है, ध्यान से सुनिएगा, भारत के अंदर इस राज्य के अंदर है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, सबसे पहला वाला पार्ट बल्ली बल्ली कैटेगरी, उसमें क्या कहा है, इसमें कहता है कि कोई भी पर्सन अगर सरकार के सर्विस में रहता है, या सरकार उसको सैलरी देती है, या उसके लिए सरकार कमीशन देती है उसके उसकी पब्लिक ड्यूटी के लिए, यानी कोई भी पर्सन जो सरकार से सैलरी उठाता है, कोई भी पर्सन जो सरकार की सेवा में है, या सरकार से फीस लेता है, या कमीशन पर काम करता है फॉर इज एनी पब्लिक ड्यूटी। तो पब्लिक सर्वेंट का काम क्या है, पब्लिक सर्वेंट का काम है पब्लिक ड्यूटी बजाना, यानी पब्लिक ड्यूटी करना। तो पब्लिक ड्यूटी के लिए अगर वो पैसा लेता है, सर्विस करता है, पे लेता है, कमीशन लेता है, फीस लेता है, तो वो कौन है, पब्लिक सर्वेंट। कम ऑन फास्ट खत्म। नाउ सी सेकंड पॉइंट में क्या मिला, एनी पर्सन इन सर्विस और पे ऑफ द लोकल। तो अगर कोई पर्सन लोकल अथॉरिटी में आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, इसके अलावा जो लोकल जो हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, वो सब। सो यहाँ पर कहते हैं कि कोई भी पर्सन जो कि नौकरी में है या पे में है लोकल अथॉरिटी के, उस पर्सन को भी हम क्या बोल देंगे, पब्लिक सर्वेंट। उस तरीके से तीसरी बात, यहाँ देखिए सीधा सीधा समझने की बात है, अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जो कि भारत सरकार के कंट्रोल में, देखिए मैं यहाँ पर रीड करके बता दे रहा हूँ, एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ और पे ऑफ ए कोऑपरेशन कॉर्पोरेशन established by or under a central provincial or state or any authority of a or a body owned or controlled so and so। तो खैर मुद्दे की बात क्या है, थर्ड कैटेगरी जो बता रखा है उसमें कहता है कि एनी पर्सन कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो सेवा में होगा, या पे ऑफ ए कॉर्पोरेशन, या उसको पे मिलती है कॉर्पोरेशन के लिए। और जो कॉर्पोरेशन कौन है, कॉर्पोरेशन जो है एस्टैब्लिश्ड बाई और सेंट्रल एस्टैब्लिश्ड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल स्टेट गवर्नमेंट के जरिए एस्टैब्लिश की गई। तो यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कि कॉर्पोरेशन में नौकरी करता है, कॉर्पोरेशन से सैलरी उठाता है, राज्य में हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, प्रोविंशियल का हो, उसको क्या बोलेंगे, पब्लिक सर्वेंट। कमान उसको क्या बोलेंगे, पब्लिक सर्वेंट। देखो अभी रात के 12:51 हुए हैं, ठीक है। तो आई एम श्योर कि अभी आप लोग सो नहीं रहे होंगे, आप लोग अपनी अपनी मेहनत कर रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे, और मेरा तो ये मानना है कि रात को जहां तक हो सके पढ़ो, जब तक नींद खूब ना आए तब तक नहीं सोना है। ओके, इसके अलावा देखो यहाँ पर एनी पर्सन, यहाँ पर एनी पर्सन, यहाँ पर एनी पर्सन, लेकिन यहाँ पर क्या रखा है इन्होंने, काम डिफाइन कर रखा है, वर्क डिफाइन कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो किसको कह रहा है, जज को। तो जज में सारे जज आ जाएंगे, वो जो कोई डिस्चार्ज करता है वेदर हिमसेल्फ और बाय ए मेंबर ऑफ द बॉडी ऑफ पर्संस और एनी एडजुडिकेटरी फंक्शन। तो कोई भी पर्सन जो कि जज के पोस्ट पर है और वो एडजुडिकेटरी फंक्शन अगर डिस्चार्ज करता है, तो उस जज को हम क्या बोल देंगे, पब्लिक सर्वेंट। देखिए अब उसके अलावा कौन है, एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, किस कोई भी पर्सन जिसको कि कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑथोराइज कर दिया है टू परफॉर्म एनी ड्यूटी इन कनेक्शन विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, उसमें कौन है, यानी लिक्विडेटर इज ए पब्लिक सर्वेंट, रिसीवर इज ए पब्लिक सर्वेंट, और इसके अलावा कमिश्नर इज ए पब्लिक सर्वेंट। सो रिसीवर इज ए पब्लिक सर्वेंट, कमिश्नर इज ए पब्लिक सर्वेंट, लिक्विडेटर इज ए पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि ये पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। उसी तरीके से एनी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू होम एनी कॉज और मैटर हैज बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन और रिपोर्ट बाय ए कोर्ट ऑफ जस्टिस और बाय ए कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी। तो आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन, क्या मतलब, आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन कौन हो जाएगा, वो भी हो जाएगा पब्लिक सर्वेंट। उसके अलावा पॉइंट नंबर 7, कोई भी व्यक्ति जो कि ऑफिस होल्ड करता है बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ही इज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन और रिवाइज इलेक्टोरल रोल, यानी मतलब कोई भी पर्सन ऐसा जो कि निर्वाचन आयोग में काम करता है, तो निर्वाचन आयोग का कोई भी पर्सन जो कि तैयार करता है, क्या, निर्वाचन की जो सूची होती है वो तैयार करता है, पब्लिश करता है, मेंटेन करता है इलेक्टोरल रोल को, उसको हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो कौन है, पब्लिक सर्वेंट है। इसी तरीके से देखो एनी पर्सन में कौन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का
प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ऑफिस बेयरर है, वो भी कौन है, वो भी पब्लिक सर्वेंट ही है। उसी तरीके से आपने क्या देखना है, देखो 9th के बाद 10th, एनी पर्सन जो कि चेयरमैन है, मेंबर ऑफ द और एम्प्लॉई ऑफ एनी सर्विस कमीशन और बोर्ड बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड और व्हाट मेंबर ऑफ एनी सिलेक्शन कमिटी। तो बड़ा सीधा सा पॉइंट, यहां देखोगे कोई भी पर्सन हु इज ए चेयरमैन, तो कोई पर्सन जो कि चेयरमैन, इसका मतलब चेयरमैन, चेयरमैन कौन होगा, पब्लिक सर्वेंट। इसके अलावा मेंबर कौन होगा, पब्लिक सर्वेंट। एम्प्लॉय कौन होगा, पब्लिक सर्वेंट। किसका, सर्विस कमीशन। जैसे बीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है, ही इज ए पब्लिक सर्वेंट। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मेंबर है, ही इज व्हाट ही इज ए पब्लिक सर्वेंट। एम्प्लॉय जो होगा वो पब्लिक सर्वेंट होगा। ओके, उसी तरीके से देखिए कोई भी पर्सन जो कि वाइस चांसलर की कुर्सी पे बैठा हुआ, वाइस चांसलर इज ए पब्लिक सर्वेंट, वो भी नौकरी है भाई, लोक सेवक वाइस चांसलर। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर। उसके अलावा प्रोफेसर, ओके, रीडर, लेक्चर, देखिए मैं शो करता हूँ, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर और एनी अदर टीचर और एम्प्लॉई by whatever designation called by or in university or by and any person whose service have been availed by university। तो कुछ नहीं करना आपको, इसमें याद रखना है कि एजुकेशनल फील्ड वाले लोगों को पकड़ लिया, उनको कह दिया कि भैया वो भी क्या है, वो भी है यहाँ पर हमारे लिए पब्लिक सर्वेंट। उसके अलावा देखिए यहाँ पर कौन हो सकता है, तो 12th कैटेगरी कहते हैं एनी पर्सन हु इज एन ऑफिस बियरर और एन एम्प्लॉय इन एन एजुकेशनल, साइंटिफिक, सोशल, cultural or other institution in whatever manner established, receiving or having received any financial assistance from the central government or the state government or local or the public authority, तो उसको हम क्या बोल देंगे, भैया तुम कौन हो, पब्लिक सर्वेंट हो। सो देर आर टोटल 12 कैटेगरीज, यहाँ पर क्या बोल रहा है, 12 कैटेगरीज बनाए गए। सो 12 कैटेगरीज के अंदर यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट टर्म को डिफाइन कर दिया। और इसमें एक चीज और जान लीजिए कि पब्लिक सर्वेंट को अगर डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि पहले से कोई भी किस तरह का बर्डन या लोड नहीं होना चाहिए, वो सीधी सी बात। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो यहां तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो सारा का सारा थोड़ा एक फास्ट रैपिड रिवीजन के बोर्ड में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि पब्लिक सर्वेंट किसको कहते हैं। आपने परीक्षा में अंदर आना है तो 12 कैटेगरीज को अगर संभव है एज फार एज पॉसिबल लिखो, नहीं संभव है आपको कि पूरा का पूरा 12 कैटेगरीज को लिख सकते हो तो जहां तक हो सकता है जिस लैंग्वेज में हो सकता है उस लैंग्वेज में लिखो, लेकिन 12 के पूरे करो क्योंकि ये हॉट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। पूछेंगे पब्लिक सर्वेंट क्या होता है और पब्लिक सर्वेंट किसको कहते हैं एज पर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से देयर आर 12 कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ओके, चलिए तो ये आप 1 by 1 आप नोट कर लेना, समझ लेना। समझने के बाद अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगर चाहो तो व्हाट्सएप कर देना। ओके, तो फिलहाल अभी के लिए बस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, जय हिंद। ओके, चलो।